नमस्कार। न्यूज़ इवेंट्स करंट अफेयर्स चैनल पर आप सबका स्वागत है और आज का हमारा विषय है चाइनाज लॉन्ग मार्च 5B रॉकेट। आप सबको पता है कि आज ये रॉकेट फाइनली क्रैश हुआ हिंद महासागर में इंडियन ओशन, और ये एक क्लोज कॉल रहा है। भाग्यशाली रहे हैं हम सब कि किसी को कोई हानि नहीं हुई है, परंतु अभ्यास करने जैसी इसमें बहुत सारी बातें हैं। तो आइए शुरू करते हैं चाइनाज लॉन्ग मार्च 5B रॉकेट के ऊपर बात कर। पहले तो देखें, व्हाई हैड चाइना लॉन्च दिस रॉकेट, क्यों चाइना ने इसे लॉन्च किया। अब देखिए कि ग्लोबल जो पावर्स है जैसे कि अमेरिका है, रशिया है, उसी प्रकार चाइना भी चाहता है कि वह एक महासत्ता बन के उभरे और उसकी अपनी एक ताकत हो स्पेस डोमेन में भी। तो चाइना की यह इच्छा है कि उसका भी एक अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन हो जैसे अमेरिका का है, अमेरिका और रशिया का। दैट इज वाई चाइना हैड लॉन्च्ड दिस रॉकेट, और ये उसका जो है बेबी स्टेप है, कह सकते हैं कि उसका ये पहला स्टेप है। देखने वाली बात यह है कि जैसे आज आर्मी है, नेवी होती है, एयरफोर्स होता है, वैसे आने वाले निकट भविष्य में आप देखोगे कि स्पेस फोर्स भी काफ़ी इम्पोर्टेंट होगी। आर्मी, नेवी, एयरफोर्स सब जानते हैं, किंतु आने वाले भविष्य में स्पेस फोर्स भी उतना ही महत्व रखेगा, और चाइना इस प्रतियोगिता में पीछे नहीं रहना चाहता। इसीलिए वह ऐसे सब कार्यक्रमों की योजना वो करता रहता है। तो देखें कि ये कहाँ क्रैश हुआ, और एक बात है कि लैंडिंग हुई है या ये क्रैश हुआ है। आप देखोगे कि जो चाइनीज स्पोक्स पर्सन है वह लगातार लैंडिंग इस शब्द का उपयोग करते हैं। आपसे प्रश्न यह है कि ये लैंडिंग है या ये क्रैश है। जब आप इच्छित स्थल पर, पायलट हवाई जहाज को इच्छित स्थल पर उतार देता है तो आप उसे लैंडिंग कह सकते हैं। यदि वह अनकंट्रोल्ड कहीं पर जाकर गिर जाता है तो वो क्रैश होता है, या तो क्रैश लैंडिंग होती है या तो फॉल होता है। आप उसे लैंडिंग नहीं कह सकते हैं। तो ये इम्पोर्टेंट है कि ये क्रैश लैंडिंग है या तो ये क्रैश है, लैंडिंग नहीं है। ये अंतर है दोनों शब्दों में। इट फेल इन द इंडियन ओशन नॉर्थ ऑफ मालदीव्स। ये मालदीव जो है, जो दक्षिण में है लक्षद्वीप आइलैंड के भी पार, वहां पर जाकर ये भाग्य की बात है, जैसे मैंने पूर्व भी कहा है कि यह सागर में ही गिरा है, किंतु मालदीव्स के निकट है ये, और यहाँ पर हानि हो सकती थी, संभावना थी कि काफी नुकसान हो जाए। क्या ये प्रथम अवसर है जब ये ऐसा कुछ हो रहा है? इज इट द फर्स्ट टाइम? तो उत्तर है नो, इट हैज हैपेंड प्रीवियसली टू, और ये चाइना ही इसका जो है दोषी था। पहले भी ऐसे हो चुके हैं किससे, किंतु चाइना से भी एक ऐसे पहले केयरलेस एक्ट हुई है। तो ये आपका होमवर्क है। मैं चाहता हूँ कि आप थोड़ा रिसर्च करें और बताएं, और कमेंट्स में आप छोड़ सकते हो ये इन्फॉर्मेशन कि ये कब हुआ था। ये पहले भी हुआ है। कुड दिस बी अवॉइडेड? क्या ये पॉसिबल है कि क्या इसको अवॉइड हम कर सकते थे, क्या इसे बचा जा सकता था? तो उत्तर है हाँ, और एक नहीं, यहाँ पर दो मार्ग थे। पहला मार्ग ऐसा होता है कि आप कुछ ऐसी योजना करें कि वो जो सैटेलाइट या रॉकेट है वो आउटर ऑर्बिट में घूमता रहे दशकों तक। ऐसे हुआ है और ऐसे ही होता है। चाइना एकमात्र देश नहीं है जो ऐसे लॉन्चेस करता है, सभी बड़े देश जो इसकी क्षमता रखते हैं वह इसका पालन करते हैं। सो इट स्टेज अवे एंड इट कीप्स ऑर्बिटिंग। तो वो लंबे बहुत दूर की ऑर्बिट में लगातार घूमते रहते हैं और इस तरह से अनकंट्रोल्ड एंट्री नहीं होती है। दूसरा मार्ग ये है कि आप थ्रस्टर्स का उपयोग करें। थ्रस्टर्स क्या होता है? जब कोई भी अंतरिक्ष में वस्तु एक गति पकड़ लेती है, एक दिशा पकड़ लेती है, तो अगर उसके विपरीत दिशा में जाना होता है तो आपको रॉकेट्स फायर करने पड़ते हैं उल्टी दिशा में, और फिर आपको जो है डायरेक्शन प्राप्त हो सकती है, अथवा आप गति जो है कंट्रोल में, नियंत्रण में ला सकते हो। तो अनकंट्रोल्ड एंट्री नहीं होती। ये चाइना को पहले से पता है, किंतु चाइना ने ये
इसका पालन नहीं किया है और ये पहली बार नहीं हो रहा है। तो ये 2 है जिसका आप अभ्यास कर सकते हैं। 2 मार्ग थे जिससे ये सब अवॉइड किया जा सकता था। पहले फार आउटर ऑर्बिट में ही ये चक्कर लगाते रहे, या तो दूसरा जैसे मैंने कहा कि आप उपयोग करें थ्रस्टर्स का, जिससे कि क्या हो सकती है 2 बातें, चेंज ऑफ डायरेक्शन और एटलीस्ट कंट्रोल द स्पीड, गति पर नियंत्रण अथवा दिशा बदलने में सहायक होते हैं। चलो अब बात करते हैं एक कैंडिड व्यू, यानी जो स्पष्ट जो है मत प्रदर्शन किया है किन्होंने, नासा के एडमिनिस्ट्रेटर ने, जो वहां के संस्थापक है या जो संचालक है, एक बड़े पद पर है, बहुत सारे अधिकारी हैं। हम यहाँ पर उदाहरण लेंगे बिल नेल्सन का, जो नासा एडमिनिस्ट्रेटर है। उन्होंने ये बात स्पष्ट कर दी है दैट इट इज क्लियर, वो कहते हैं इट इज क्लियर दैट चाइना इज फेलिंग टू मीट रिस्पॉन्सिबल स्टैंडर्ड्स रिगार्डिंग देयर स्पेस डेब्री। ये जो शब्द है, यह शब्द है डेब्री, जो अंत में एस है वो साइलेंट होता है, इसको डेब्रिस नहीं डेब्री कहते हैं। जो वस्तु या जो वेस्ट मटेरियल होता है, धातु और अन्य जो वेस्ट टुकड़े होते हैं, उसे डेब्री कहा जाता है। लास्ट में एस साइलेंट होने के अन्य भी शब्द होते हैं, जैसे आपने स्कूल में प्रेसी राइटिंग किया होगा तो वो प्रेसिस राइटिंग नहीं होता, जबकि उसका स्पेलिंग होता है PRECIS। तो वैसे ही है ये डेब्री, तो उसका जो उसके जो टुकड़े थे वो जो थे उसको डेब्री कहेंगे हम यहाँ पर। और वो कह रहे हैं कि चाइना ने एक इररिस्पॉन्सिबल सा काम किया है, केयरलेस रहे हैं वो बाकी के भी कुछ कमेंट्स उन्होंने ऐड किए हैं, जैसे ही उनमें ये न्यूज़ उसके बारे में इनको पता चला है। तो ये मैं खुश हूं कि उन्होंने एक कैंडिड व्यू सबके समक्ष यहाँ पर रखा है। Why was it a significant threat? अब यहाँ पर ये बात विशेष महत्व रखती है क्योंकि कुछ लोग ऐसा सोचते थे कि क्या उससे होता है, पहले ही विश्व में कोरोना का संकट है, तो अब ये एक रॉकेट की जो न्यूज़ है, जो वार्ता है, वह कितना महत्व रखती है। तो महत्व रखती है, ये प्रथम और अंतिम स्पेस मिशन या प्रोग्राम नहीं था, इसके आगे भी होते रहेंगे और अब अभ्यास करने जैसी ये बातें हैं। Why was it so significant? ये इतना महत्वपूर्ण क्यों था जो भी हुआ। The speed of the uncontrolled rocket debris was massive। कोई भी जो गुरुत्वाकर्षण से जो स्पेस में हमारे एटमॉस्फेयर से एंट्री होती है किसी भी वस्तु की, ऑब्जेक्ट की, उसका स्पीड, उसकी गति तीव्र हो जाती है। और इस रॉकेट का जो वजन है वो 20 टन से भी अधिक था। इट वेज मोर देन 20 टन, माना जाता है कि 21 या 22 टन के आसपास इसका वजन था। हम लोग बात करते हैं 20 से अधिक तो था। सो इट वेड मोर देन 20 टन, 1 टन 1000 किलोग्राम होता है। तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि ये एक बड़ी ऑब्जेक्ट है। एक नियम होता है यहाँ पर जो सभी वैज्ञानिक मानते हैं, द रूल ऑफ थंब। तो क्या है ये नियम? 20% to 40% of a large object's mass will survive its fall through the atmosphere। यानी कोई भी, अगर चाइनीज अथॉरिटीज ये कह रही थी कि जो अधिकांश हिस्सा है इस रॉकेट का वो तो एटमॉस्फेयर में प्रवेश करते ही नष्ट हो जाएगा, तो चिंता की कोई बात नहीं है, चिंता का कोई कारण नहीं है। तो इसीलिए ये मैं आपके समक्ष रख रहा हूँ। रूल ऑफ थंब ये कहता है कि 20% से 40% जो है वह नष्ट जो है 20% से 40% जो हिस्सा है वो सरवाइव कर जाएगा और लगभग आधा 60% वो जो बाकी का हिस्सा है वो जल जाएगा। तो यदि हम ये गणित करें कि 20% से 40% हिस्सा जो है वो सरवाइव कर जाएगा, तो इसका वजन जो था, जो मैंने आपको बताया 20 टन, तो यानी 4 से 8 टन यहाँ पे डेब्री गिर जाता पृथ्वी पर। और ये बहुत बड़ा एक मास है और इससे काफी हानि हो सकती थी, इस बारे में कोई भी दो राय नहीं हो सकती, भले ही चाइनीज स्पेस एजेंसी कितना भी कहे कि यह जो है संकट की कोई घड़ी नहीं थी। अब आगे का जो है रास्ता क्या है, होप फॉर द फ्यूचर क्या है, भविष्य में हमें किन बातों का ध्यान रखना होगा। तो ये मेरा स्पष्ट मत है कि इसरो और नासा, ये जो बड़ी एजेंसीज है दुनिया की, इनको एक मार्ग दिखाना चाहिए, इनको अग्रसर रहना चाहिए। दे शुड शो द वे एंड लीड बाय एग्जांपल्स। आपको पता है ये नासा जो है पायनियर है,
चांद पर जाके आए हैं। 1969 में ही उनका ये कार्यक्रम था। इसरो भी वर्ल्ड रिकॉर्ड्स बना चुकी है। तो इनको एक वर्ग में जैसे एक आदर्श बच्चा होता है और उसका अनुकरण बाकी के छात्र वर्ग के करते हैं, उसी पद्धति से इसरो और नासा को कुछ ऐसे गाइडलाइंस, ऐसी प्रथाएं शुरू करनी चाहिए जिनका अनुकरण आगे चल के बाकी की स्पेस एजेंसीज करे भविष्य में। आपने देखा होगा, जो हमने ट्वीट पहले रीड किया, कि ये संभव था लेकिन चाइना ने केयरलेसनेस दिखाया। ये एटीट्यूड जो है वो केयरलेस एटीट्यूड है। और दूसरी बात, एंश्योर दैट चाइना फॉलोज द बेस्ट इंटरनेशनल प्रैक्टिसेस ड्यूरिंग फ्यूचर स्पेस मिशंस। तो आगे के जो स्पेस मिशंस है चाइना के, हम ऐसी अपेक्षा रखेंगे कि वो सभी नियमों का पालन करेंगे, क्योंकि तत्वज्ञान होता है जियो और जीने दो, ना कि मरो और मारो। ये तत्वज्ञान नहीं होता है। तो आशा करते हैं कि आपको यह वीडियो पसंद आया है। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। और अगर आपके कमेंट्स है, आप कुछ कहना चाहते हैं तो ज़रूर कमेंट्स कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं जल्द अन्य वीडियो में किसी, और मुझे आज्ञा दीजिए।